नमस्कार। आज हम जिस किताब के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं, उसने अनगिनत लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। नेपोलियन हिल की क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच। बिल्कुल। ये किताब मतलब दशकों पुरानी है, पर इसके सिद्धांत आप देखिए आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। हाँ, हम एंड्रू कार्नेगी जैसे दिग्गजों की सफलता के पीछे छिपे रहस्यों या सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हिल ने अपने रिसर्च में पाया। सही। हमारे पास किताब के कुछ बेहद महत्वपूर्ण अंश हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। और हमारा मकसद है इन अंशों से वो सबसे जरूरी बातें और सबक निकालना जो व्यक्तिगत सफलता, सोच और दौलत कमाने से जुड़े हैं। हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हिल का ये दावा कि विचार सचमुच शक्तिशाली चीजें बन सकते हैं, ये काम करता है। किताब एक रहस्य की बात करती है जिसे कार्नेगी ने हिल के साथ साझा किया। चलिए इसी रहस्य की परतें खोलते हैं। देखिए, कार्नेगी का मानना था कि उनकी कामयाबी का फॉर्मूला जिसने उन्हें उस जमाने का सबसे अमीर आदमी बनाया, वो सिर्फ उनके लिए नहीं था। अच्छा। वो चाहते थे कि ये दुनिया भर में फैले, खासकर स्कूलों और कॉलेजों के जरिए। उनका मानना था कि अगर इसे सही तरीके से सिखाया जाए तो ये शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला सकता है। ये दिलचस्प है। उनका मानना था कि स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है उसमें से ज्यादातर असल जिंदगी में कमाने या सफल होने के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने कम पढ़े लिखे युवाओं को भी अपने साथ लिया और इसी फॉर्मूले से उन्हें असाधारण लीडर बनाया। मतलब ये प्रूवन था उनके लिए। इसी सोच का एक सटीक उदाहरण है एडविन सी बार्न्स की कहानी। बार्न्स के मन में थॉमस एडिसन के लिए काम करने की, बल्कि के साथ काम करने की एक जबरदस्त जलती हुई इच्छा थी। हाँ, ये फर्क बहुत जरूरी है। के लिए नहीं, के साथ। कमाल की बात यह है कि उसके पास ना पैसे थे ना कोई जान पहचान, फिर भी वो किसी तरह मालगाड़ी से एडिसन की लैब तक पहुंच गया और कहा कि वो एडिसन के साथ बिजनेस करने आया है। सोचिए जरा, एडिसन ने बाद में बताया कि बार्न्स भले ही आम लग रहा था, पर उसकी आंखों में एक फौलादी इरादा था, एक अलग ही चमक थी। एडिसन का अनुभव कहता था कि जब कोई किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहता है कि अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, तो वो कामयाब होकर रहता है। इसलिए उन्होंने बार्न्स को मौका दिया। और देखिए, बार्न्स सिर्फ एक कर्मचारी बनकर नहीं रह गया। नहीं। उसके दिमाग में वो पहले दिन से ही एडिसन का पार्टनर था। सही कहा। उसने अपनी वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। ये कहानी दिखाती है कि एक निश्चित मकसद और जुनूनी इच्छा में कितनी ताकत होती है। बिल्कुल। और यही ज्वलंत इच्छा की शक्ति है जिसके बारे में हिल बात करते हैं। और जहां बार्न्स ने जिद नहीं छोड़ी, वहीं आरयू डार्बी के चाचा की कहानी बिल्कुल उलट है। हाँ, वो सोने वाली कहानी। हाँ, सोने की खान में थोड़ी सी शुरुआती नाकामी मिली और उन्होंने हार मान ली। दुखद बात यह थी कि असल खजाना सिर्फ 3 फीट दूर था। सिर्फ 3 फीट। उन्होंने वो जमीन औने पौने दाम में बेच दी। और जो नया मालिक था उसने बस एक विशेषज्ञ से सलाह ली, खुदाई जारी रखी और लाखों का सोना निकाल लिया। वो समझदार था। उसे पता था कि हार मानने से पहले किसी जानकार से पूछना चाहिए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हम कितनी आसानी से अस्थायी हार को स्थायी नाकामी मान लेते हैं। ये बहुत आम गलती है। डार्बी, जिन्होंने उस वक्त अपने चाचा का साथ दिया था, उन्होंने इस गलती से बहुत बड़ा सबक सीखा। बाद में जब वो बीमा बेचने लगे तो उन्होंने ठान लिया कि वो कभी हार नहीं मानेंगे। हाँ, वो खुद को याद दिलाते रहते थे कि कैसे वो सोने से सिर्फ 3 फीट पहले रुक गए थे। इसी डटे रहने की आदत ने उन्हें अमेरिका के टॉप बीमा बेचने वालों में शामिल कर दिया। सही। उन्होंने अपनी छोड़ने की आदत को डटे रहने की आदत में बदल दिया। एक और छोटी सी कहानी है जिसने डार्बी को दृढ़ता का मतलब सिखाया। हाँ, वो 50 सेंट वाली। हाँ, वही। एक छोटी अश्वित बच्ची उनके चाचा की मिल पर 50 सेंट लेने आई। चाचा ने गुस्से में मना कर दिया। बच्ची डरी पर हिली नहीं। हाँ। चाचा और गुस्सा हुए, मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी बच्ची चिल्लाई, मेरी माँ को 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। उसकी जिद देखकर चाचा हैरान रह गए और उसे पैसे दे दिए। इस छोटी सी घटना ने डार्बी को सिखाया कि एक मजबूत इरादा डर और अधिकार पर भी हावी हो सकता है, और ये कि नहीं का मतलब हमेशा नहीं नहीं होता, खासकर जब आपके अंदर उस चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा हो। बिल्कुल। ये सारी कहानियां एक ही बात पर जोर देती हैं, विचार सचमुच शक्तिशाली चीजें हैं। हाँ, ये किताब का मूल मंत्र है एक तरह से। किसी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित मकसद, अटूट इरादा और जबरदस्त इच्छा शक्ति चाहिए। और ये समझ के हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। हिल का मानना है कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड इन विचारों को पकड़ता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। अच्छा।
और उन्हें असलियत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस अवचेतन मन तक अपनी इच्छाओं को कैसे पहुंचाएं? यहाँ पर विश्वास, फेथ और स्वतः सुझाव, ऑटो सजेशन का जिक्र आता है। जी। विश्वास सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जिसे लगातार खुद को दिए गए सुझावों यानी ऑटो सजेशन से बनाया और मजबूत किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। अवचेतन मन पर सिर्फ वही विचार असर करते हैं जिनमें भावनाएं जुड़ी हों, रूखे भावनाहीन शब्द नहीं। सही कहा, इमोशन इज की। इसीलिए शायद किताब में एक आत्मविश्वास फॉर्मूला दिया गया है जिसे याद करके और पूरे यकीन के साथ दोहराने की बात कही गई है। हाँ, ये सकारात्मक भावनाओं को जगाने और नकारात्मक सोच को दूर करने का एक तरीका है। अवचेतन मन सकारात्मक भावनाओं जैसे विश्वास, प्यार, उम्मीद, इनके प्रति ज्यादा ग्रहणशील होता है। डर, ईर्ष्या, नफरत जैसी नकारात्मक भावनाएं इसे कमजोर करती हैं। इसलिए जानबूझकर सकारात्मक भावनाओं को महसूस करना और बढ़ाना जरूरी है। ज्ञान के बारे में हिल का क्या कहना है? क्या सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हिल दो तरह के ज्ञान की बात करते हैं, सामान्य मतलब जनरल और विशिष्ट यानी स्पेशलाइज्ड। अच्छा। सिर्फ जानकारी होना शक्ति नहीं है। असली शक्ति तब आती है जब विशिष्ट ज्ञान को व्यवस्थित करके एक निश्चित लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे एडिसन या हेनरी फोर्ड, जिनके पास बहुत ज्यादा स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए जरूरी विशिष्ट ज्ञान हासिल किया। हाँ, और उसे व्यवस्थित किया और उसका इस्तेमाल करना सीखा। ये प्रोसेस जरूरी है। सही कहा। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपके पास कितना ज्ञान है, बल्कि ये है कि आप उसे कैसे हासिल करते हैं, कैसे व्यवस्थित करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। और सीखना कभी बंद नहीं होता, है ना? खासकर आज की दुनिया में जहां विशेषज्ञता बहुत जरूरी है। स्कूल खत्म होने का मतलब सीखना खत्म होना नहीं है। बिल्कुल। और कल्पना यानी इमेजिनेशन का क्या रोल है इसमें? देखिए, हिल कल्पना के दो रूप बताते हैं। पहली है संश्लिष्ट कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। ये क्या करती है कि पुराने विचारों, योजनाओं या अवधारणाओं को नए तरीकों से जोड़कर काम करती है। मतलब रिमिक्सिंग? हाँ, एक तरह से। ये कुछ नया नहीं बनाती, बल्कि मौजूदा चीजों को ही रीमिक्स करती है। ज्यादातर आविष्कार इसी से होते हैं। और दूसरी है रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। हिल के अनुसार ये वो क्षमता है जिससे हमारा सीमित मन अनंत प्रज्ञा यानी इन्फिनिट इंटेलिजेंस मतलब ब्रह्मांडीय चेतना या ऊर्जा से जुड़ता है। यहीं से नए मौलिक विचार, अचानक सूझने वाले आइडिया, हंचेस या प्रेरणा, इंस्पिरेशंस मिलती हैं। ये कल्पना तब ज्यादा काम करती है जब चेतन मन शांत हो या किसी मजबूत भावना से प्रेरित हो। कोको कोला की कहानी शायद इसका एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। एक साधारण नुस्खा और केतली से शुरुआत हुई जिसे सिर्फ $500 में खरीदा गया था, लेकिन जब नए मालिक ने उसमें कुछ अज्ञात तत्व मिलाया, शायद विश्वास, कल्पना और दृढ़ता, हाँ, वो मानसिक तत्व, तो वही साधारण सा आइडिया अरबों डॉलर का साम्राज्य बन गया। अद्भुत। इच्छा और कल्पना को हकीकत बनाने के लिए चाहिए संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। योजनाएं कल्पना की कार्यशाला में बनती है, लेकिन उन्हें व्यवहारिक बनाना जरूरी है। इसके लिए हिल मास्टरमाइंड समूह बनाने का सुझाव देते हैं। जी हाँ, यानी अपने लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी ज्ञान, अनुभव और सहयोग के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एक सामंजस्यपूर्ण मतलब हार्मोनियस गठबंधन। सच तो ये है कि कोई भी अकेले बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, नामुमकिन है। दूसरों का सहयोग जरूरी है। आपकी योजनाओं को आपके मास्टरमाइंड समूह के साथ परखा जाना चाहिए। और अगर योजनाएं फेल हों तो हार मानने के बजाय उन्हें बेहतर बनाना चाहिए। नाकामी सिर्फ एक संकेत है कि योजना में कमी है, आप में नहीं। ये याद रखना बहुत जरूरी है। योजना बनाने के बाद उसे अमल में लाने के लिए नेतृत्व यानी लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि हिल कहते हैं कि अच्छा नेता बनने से पहले एक समझदार अनुयायी मतलब फॉलोअर बनना जरूरी है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। और सफल नेतृत्व के लिए कुछ गुण बहुत जरूरी हैं, जैसे अटूट साहस, आत्मनियंत्रण, न्याय की भावना, तुरंत और पक्के फैसले लेने की क्षमता, तयशुदा काम से ज्यादा करने की आदत, एक खुशमिजाज व्यक्तित्व, सहानुभूति, विस्तार पर ध्यान, जिम्मेदारी लेने की इच्छा और सहयोग की भावना, ये सब चाहिए। और नाकामी के कारणों में वो गिनते हैं छोटी मोटी सेवा करने में आनाकानी, अपने अनुयायियों से डरना और सिर्फ पदवी या अधिकार के दम पर नेतृत्व करने की कोशिश करना। बिल्कुल। हिल का मानना था कि भविष्य का नेतृत्व
जोर जबरदस्ती पर नहीं बल्कि सहयोग पर आधारित होगा। ये बात अपनी सेवाओं को बेचने यानी व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन यानी मार्केटिंग पर्सनल सर्विसेज से भी जुड़ती है। हाँ, हिल इसके लिए QQS फॉर्मूला देते हैं। गुणवत्ता, क्वालिटी, मात्रा, क्वांटिटी और सहयोग की उचित भावना, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। QQS। आपकी सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर उसे देने का आपका रवैया, आपकी भावना सही नहीं है तो बात नहीं बनेगी। वो स्पिरिट जरूरी है। किताब में नाकामी के 30 कारण भी गिनाए गए हैं। हाँ, काफी लंबी लिस्ट है। पूरी लिस्ट तो लंबी है, लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं। जीवन में निश्चित उद्देश्य की कमी, महत्वाकांक्षा की कमी, टालमटोल, दृढ़ता की कमी, नकारात्मक व्यक्तित्व और शायद सबसे खतरनाक आलोचना का डर। हाँ, क्रिटिसिज्म का डर बहुत लोगों को रोकता है। आत्मविश्लेषण के लिए कुछ सवाल भी दिए गए हैं ताकि कोई अपनी कमजोरियां पहचान सके। इन सब चीजों को जानने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है निर्णय, डिसीजन लेने की क्षमता। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो पक्के फैसले नहीं ले पाते। अनिर्णय डर को जन्म देता है। बिल्कुल। सफल लोग जल्दी फैसले लेते हैं और अगर उन्हें बदलना भी हो तो बहुत सोच समझकर धीरे धीरे बदलते हैं, हेस्टी नहीं होते। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पर दस्तखत करने वाले 56 लोगों का उदाहरण कितना शक्तिशाली है। उन्होंने मौत का खतरा मोल लेकर एक पक्का फैसला किया जिसने इतिहास बदल दिया। हाँ, ये दिखाता है कि बड़े मकसद के लिए पक्के फैसले और साहस की जरूरत होती है। सैमुअल एडम्स जैसे लोगों ने मास्टरमाइंड समूह बनाकर इस निर्णय को संभव बनाया। और एक बार जब पक्का फैसला हो जाए तो फिर आती है दृढ़ता, परसिस्टेंस। हाँ जी, परसिस्टेंस। हिल के अनुसार दृढ़ता का कोई विकल्प नहीं है। ये इच्छा शक्ति और इच्छा का मिश्रण है। और ये कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जिसे विकसित किया जा सकता है ना? बिल्कुल। दृढ़ता के लिए चाहिए इच्छा की जबरदस्त तीव्रता, एक निश्चित मकसद, आत्मनिर्भरता, पक्की योजनाएं, सही ज्ञान, सहयोग, इच्छा शक्ति और सबसे बढ़कर आदत। हाँ, दृढ़ता को आदत बनाना पड़ता है। इसकी कमी के मुख्य कारण हैं मकसद का साफ ना होना, टालमटोल, रुचि की कमी और वो आलोचना का डर। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने सिर्फ दृढ़ता के दम पर कामयाबी हासिल की, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई हों। सही कहा। और दृढ़ता अक्सर मास्टरमाइंड की शक्ति, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड के साथ मिलकर काम करती है। मास्टरमाइंड? हाँ, मास्टरमाइंड का सीधा सा मतलब है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच ज्ञान और प्रयास का तालमेल, वो भी पूरी सद्भावना के साथ। हार्मनी इज की। ये सिर्फ लोगों का समूह नहीं है। हिल का मानना है कि जब दो या ज्यादा दिमाग एक साथ सामंजस्य में काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। यही मास्टरमाइंड है। जी हाँ, ये एक सिनर्जी है। ये आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की शक्ति देती है। हेनरी फोर्ड ने एडिसन, फायरस्टोन जैसे महान दिमागों के साथ मास्टरमाइंड बनाकर अपनी शक्ति बढ़ाई। बिल्कुल। महात्मा गांधी का उदाहरण भी दिया गया है, जिन्होंने करोड़ों लोगों को एक साझा उद्देश्य के लिए सद्भाव में एकजुट किया। ये मास्टरमाइंड का एक अद्भुत विशाल उदाहरण है। अब आते हैं किताब की शायद सबसे विवादास्पद हिस्से पर, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हाँ, ये थोड़ा अलग विषय है, लेकिन हिल के दर्शन का अहम हिस्सा है। उनका तर्क है कि यौन इच्छा इंसान की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। अगर इस जबरदस्त ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक संतुष्टि से हटाकर रचनात्मक कामों, कला, आविष्कार या किसी बड़े लक्ष्य की तरफ मुड़ा जाए, उसे ट्रांसम्यूट किया जाए। हाँ, ट्रांसम्यूट, तो ये असाधारण प्रतिभा, उत्साह और व्यक्तिगत चुंबकत्व, मतलब पर्सनल मैग्नेटिज्म पैदा कर सकती है। हिल का मानना था कि इतिहास के ज्यादातर महान पुरुषों में यौन ऊर्जा का स्तर ऊंचा था और वे अक्सर किसी महिला से प्रेरित होते थे। हाँ, वो प्रेरणा, वो म्यूज, ये ऊर्जा को एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ने जैसा है रचनात्मकता के लिए। ये सिद्धांत फिर अवचेतन मन से जुड़ता है। बिल्कुल। अवचेतन मन हमारे चेतन विचारों और अनंत प्रज्ञा के बीच एक पुल की तरह है। और जैसा हमने पहले कहा, ये भावनाओं से भरे विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। 7 सकारात्मक भावनाएं हैं, जैसे इच्छा, विश्वास, प्रेम, उत्साह, और 7 नकारात्मक, जैसे डर, ईर्ष्या, नफरत। हाँ, हमें जानबूझकर सकारात्मक भावनाओं को महसूस करके और ऑटो सजेशन के जरिए उन्हें अवचेतन मन तक पहुंचाना होता है। नकारात्मक भावनाएं तो बिना बुलाई आ जाती हैं, उनसे सावधान रहना पड़ता है। सही।
अवचेतन मन ही वो जरिया है जिससे शायद हम अनंत प्रज्ञा से जुड़ सकते हैं। और जब कोई इन सभी सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेता है, तब विकसित होती है छठी इंद्री। जी हाँ, ये नाइटिंगेल के दर्शन का शिखर है। इसे रचनात्मक कल्पना या अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशन भी कह सकते हैं। ये रातों रात नहीं आती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ध्यान, आत्मचिंतन और बाकी सिद्धांतों पर अमल करने से धीरे धीरे विकसित होती है। इसके लिए साधना चाहिए। हिल खुद अपने अदृश्य परामर्शदाताओं, इतिहास के महान विचारकों जैसे लिंकन, नेपोलियन, एडिसन के साथ काल्पनिक बैठकें करने का जिक्र करते हैं। हाँ, वो एक तकनीक थी जिससे वो अपने अवचेतन मन को प्रेरित करते थे और छठी इंद्री से मार्गदर्शन पाने की कोशिश करते थे, एक तरह का मेंटल सिमुलेशन। और अंत में हिल उन 6 बुनियादी डरों, द 6 बेसिक फियर्स की बात करते हैं जो हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। गरीबी का डर शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। बिल्कुल। और आलोचना का डर हमसे पहल करने की हिम्मत छीन लेता है और हमारी कल्पना को दबा देता है। खराब सेहत का डर अक्सर हमें काल्पनिक बीमारियों का शिकार बना देता है। हाँ, और प्यार खोने का डर ईर्ष्या और शक पैदा करता है। बुढ़ापे का डर अक्सर गरीबी और लाचारी के डर से जुड़ा होता है। और मौत का डर, वो तो अनिश्चितता से पैदा होता है। इन डरों को पहचानना और पक्के फैसले लेकर इनका सामना करना जरूरी है। जी हाँ। एक और चीज है जिससे बचना है, नकारात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता। ससेप्टेबिलिटी टू नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। हाँ, मतलब नेगेटिव लोगों और विचारों से प्रभावित हो जाना। सफल लोग अपने दिमाग को इनसे बचाकर रखते हैं। अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। या तो आप अपने दिमाग को नियंत्रित करते हैं या वो आपको करता है। इसे सकारात्मक विचारों, निश्चित मकसद और योजनाओं में व्यस्त रखना डर और चिंता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। तो नेपोलियन हिल के विचारों की इस पूरी यात्रा में हमने देखा, एक निश्चित जलती हुई इच्छा से शुरुआत करके अटूट विश्वास और दृढ़ता के साथ संगठित योजना और मास्टरमाइंड के सहयोग से कल्पना का इस्तेमाल करते हुए पक्के फैसले लेकर और अपने विचारों, भावनाओं और डरों पर काबू पाकर कैसे बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। निचोड़ मतलब सार ये है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदरूनी विचारों का आईना है। अगर एक विचार जिसे अटूट विश्वास और जिद के साथ थामे रखा जाए हकीकत बन सकता है, तो शायद हर इंसान के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, वो कौन सा एक विचार या इच्छा है जिसे वो चुनेंगे, जिस पर वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक वो हकीकत ना बन जाए। ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल है। अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।